हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। क्लास आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे थे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस के माध्यम से इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने जाना कि रेस्पिरेशन क्या होता है और रेस्पिरेशन की नीड क्या होती है। साथ ही हमने ये भी जाना कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके क्या क्या पार्ट है, सीक्वेंस वाइज हमने देखा था। तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्लास हम बात कर रहे थे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें हमने जाना कि ब्रीथिंग यानी हम श्वसन क्या होता है, हम क्यों श्वसन को करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आया था व्हाट इज रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन क्या है। हमने कहा कि सांस को अंदर लेना और बाहर लेने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम श्वसन कहते हैं। तो सांस अंदर और बाहर लेने से क्या मतलब है? इससे मतलब है कि ऑक्सीजन को इनटेक करना, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसे ही हम क्या कह रहे थे? रेस्पिरेशन कह रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास आया था कि हमें रेस्पिरेशन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्या नीड है रेस्पिरेशन की। तो हमने कहा कि रेस्पिरेशन की नीड क्यों है? क्योंकि हमारी सेल को एनर्जी की आवश्यकता है। क्या बात की थी हमने कहा हमारी सेल है, अब सेल को क्या चाहिए? एनर्जी की आवश्यकता है। एनर्जी की क्यों आवश्यकता है? हर जिस भी प्रकार की यहाँ पे कोई भी प्रोसेस चल रही है, कोई भी काम हो रहा है, उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये सब हम जानते हैं। अब सेल को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? हमने कहा सेल को एनर्जी जो मिलेगी वो मिलेगी एटीपी से, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। एटीपी किससे बनेगा? हमने कहा एटीपी बनेगा ग्लूकोज से, ग्लूकोज से बनता है, ग्लूकोज से बनेगा। अब ग्लूकोज से जो एटीपी है, अब ग्लूकोज कहाँ से आया? ये भी हो सकता है जब यहाँ पे डाइजेशन की प्रक्रिया हुई, तो डाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या हुआ? जब डाइजेशन हुआ तो डाइजेशन के बाद हमारे पास क्या आया? जो एंड रिजल्ट आया हमारे पास, जो पाचित भोजन है, ग्लूकोज के रूप में आया। जब ग्लूकोज से एटीपी का फॉर्मेशन होगा तो उसके लिए यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये बात हमने की थी, हमने कहा था ग्लूकोज से जब भी एटीपी का फॉर्मेशन होगा तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज को यहाँ पे बर्न कराना पड़ता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हम करते हैं और उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ग्लूकोज से एटीपी का फॉर्मेशन होगा और एटीपी के साथ साथ यहाँ पे एक और गैस का फॉर्मेशन होता है जिसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड कहा। जो हमने कहा था जो ऑक्सीजन जो गैस है उसकी हमें आवश्यकता होती है हमारे शरीर में ग्लूकोज से एटीपी को बनाने के लिए। और जब ग्लूकोज से एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे क्या बनेगा? एटीपी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे लिए क्या है? वेस्ट है। यानी कि ये जो क्या है? ये वेस्ट प्रोडक्ट है, हमें हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है। तो क्या होगा? जो ऑक्सीजन है उसे शरीर से अंदर लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए हमें रेस्पिरेशन की आवश्यकता होती है। इस बात का आंसर आपको मिल गया है, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है, जिसमें आप जानेंगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी कि श्वसन तंत्र है उसमें से कौन कौन से ऑर्गन आते हैं और उनकी जो सीक्वेंस है उनका वो क्या क्या सीक्वेंस है। सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पे नेजल कैविटी की। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जब भी क्वेश्चन आएगा आपके पास कि जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपका आंसर होगा नेजल कैविटी से। नेजल कैविटी से थोड़ा सा जब हम पीछे जाते हैं तो हमने कहा कि पहले नॉस्ट्रिल्स आएंगी, नॉस्ट्रिल्स यानी कि ओपनिंग। नॉस्ट्रिल से पीछे हम जाएंगे तो नेजल कैविटी आती है और उसके बाद हमने कहा कि नेजल कैविटी के जस्ट नीचे यहाँ पे ओरल कैविटी आती है, जिसे हम बक्कल कैविटी कह रहे हैं या फिर मुख गुहा कह रहे हैं। यानी कि ऊपर क्या होगा? नेजल कैविटी होगी, जो हमारे नाक के नीचे पीछे जो कैविटी होती है, जो हमारे मुख में जो कैविटी होती है उसे हम ओरल कैविटी कहते हैं। चलिए, अब हमने कहा कॉमन पैसेज क्या है इन दोनों के लिए। तो हमने कहा कॉमन पैसेज क्या होगा? फेरेंक्स होगा। फेरेंक्स के आपको 3 यहाँ पे पार्ट दिखाए गए थे।
नेक्स्ट हमने कहा फेरेंक्स के नीचे क्या होगा, लैरिंक्स होगा। लैरिंक्स के नीचे क्या होगा, ट्रैकिया होगा। ट्रैकिया क्या होता है, विंड पाइप होता है, यानी कि जो हमारी श्वसन नली होती है जिसे आप टच भी कर सकते हो। जब भी आप अपने गले में टच करोगे तो आपको एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसमें इस प्रकार की रिंग आपको दिखाई देंगी, इस प्रकार की रिंग आपको दिखाई देंगी। क्या है ये, ट्रैकिया है, विंड पाइप है जिसे हम विंड पाइप कहते हैं। अब हमने कहा कि जो लैरिंक्स है वो क्या होगा, जो फेरिंग्स है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो क्या होगा, ट्रैकिया में होगा और एक होगा इसोफिगस में, यानी कि भोजन नली में। तो भोजन नली को हम टच नहीं कर सकते हैं, भोजन नली यहाँ पे ट्रैकिया के पीछे होती है। साथ ही हमने क्या कहा था, लैरिंग्स, और यहाँ पे क्या होगा, वॉइस बॉक्स भी होगा जो कि ध्वनि के प्रोडक्शन के लिए, ध्वनि के उत्पादन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ तक की बात हमने की थी। अब हमने कहा जो ट्रैकिया है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जब दो पार्ट में डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, ये प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये जो डिवाइड हो रहा है। जब अब ये जो ट्रैकिया डिवाइड हुआ तो ये क्या हुआ, अलग अलग जो लंग्स है हमारे, अलग अलग लंग्स में गया। तो ये हमारी क्या है, एक लंग्स हमारा ये है और एक लंग्स हमारा ये है। तो जब ट्रैकिया अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुआ तो हमने उसे क्या किया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई। यहाँ पे क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी से क्या मतलब है, जितनी यहाँ पे ब्रांचेस बनेंगी उतनी यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बनता जाएगा। एट लास्ट जो हमारे पास लास्ट ब्रांच आती है जहाँ पे इस प्रकार के गुच्छे हमें दिखाई देते हैं उसे हम कहते हैं टर्मिनल ब्रोंकाई। ये हमारे पास टर्मिनल ब्रोंकाई आ गया है, ये टर्शरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई है। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे हमने कहा लास्ट जो हमारे पास पार्ट आता है वो है टर्मिनल ब्रोंकाई या टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। उसमें क्या लगे होंगे, यहाँ पे एल्विलाई लगा होगा। ये जो आपको गुच्छेनुमा संरचना दिखाई दे रही है इसे हमने क्या कहा, एल्विलाई कहा। तो एल्विलाई का जो फंक्शन है, यहाँ पे मेन फंक्शन एल्विलाई का ही रहता है, क्योंकि जो गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, हमने कहा कि हमारी जो बॉडी है ऑक्सीजन क्या यहाँ पे अंदर आ रही है और CO2 यहाँ से बाहर जा रही है। तो ये गैसेस का जो एक्सचेंज होगा ये एल्विलाई में ही होता है। हमारे लंग्स में यहाँ पे हवा आएगी, यानी ऑक्सीजन भी आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा, और गैसों का जो आदान प्रदान होगा वो यहाँ पे एल्विलाई के द्वारा ही होगा। इसे हम आगे देखेंगे किस प्रकार से ये आदान प्रदान होता है। तो आपको ये जो पूरा डायग्राम है ये पता होना चाहिए, इसकी लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला जो प्रश्न हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन हम जान चुके हैं क्या होता है, अब हमें बताना है कि क्या क्या स्टेप होते हैं रेस्पिरेशन में, यानी कि जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होगी वो किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो रेस्पिरेशन होता है वो किससे होता है, ब्रीथिंग के द्वारा। अब जो ब्रीथिंग होती है उसके दो पार्ट होते हैं। हमने कहा उसे कहा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन, या फिर तीन पार्ट हम इसे कह सकते हैं। पहला हमारे पास आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। और लास्ट हमारे पास आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। आप इसे स्टेप कहिए या फिर टाइप्स कहिए, ये क्या है, ब्रीथिंग में हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, तो क्या हो रहा होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से, यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस चल रही होगी वो कहीं बाहर होगी, बहुत अंदर नहीं होगी। इंटरनल रेस्पिरेशन में और इंटरनल प्रोसेस होगी। और सेलुलर रेस्पिरेशन से क्या मतलब है कि यहाँ पे जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो सेल में हो रहा है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से मतलब क्या है, यहाँ पे जो गैसेस का एक्सचेंज होगा वो एल्विलाई और हार्ट की कैपिलरी के बीच में होगा।
यानी कि जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो अगर लंग्स में हो रहा है, हमने कहा हमारे लंग्स, हमारे फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एल्विलाई और हार्ट की जो कैपिलरी होती है, क्योंकि हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जब भी गैसों का आदान प्रदान होगा तो जो ब्लड कहाँ से होके जाएगा, हृदय से होके जाएगा। तो हृदय से जो होके जब जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमने कहा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे पूरे शरीर से हमारे हार्ट में जाता है, फिर हमारे हार्ट से लंग्स में जाएगा वहाँ पे प्यूरिफाई होने के लिए, क्योंकि उसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजनी है और ऑक्सीजन को अंदर लेना है। फिर जब जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया है तो वो फिर से हार्ट में आएगा और हार्ट से कहाँ भेज दिया जाएगा, पूरे जो हमारा अलग अलग ऑर्गन है वहाँ पे भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है कैपिलरी और टिश्यू के बीच में, यानी कोई ऑर्गन है, कोई टिश्यू है, उसे वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की आवश्यकता है, तो वहाँ पे जो एक्सचेंज होगा उसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन कह रहे हैं। देखिए डिफरेंस क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन सिंपली हमारे लंग्स में हो रहा है, इंटरनल रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में कहीं भी हो सकता है, किसी भी ऊतक में हो सकता है, किसी भी अंग, किसी भी ऑर्गन में हो सकता है यहाँ पे आदान प्रदान। और अगर सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या हो रहा होगा, यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन में जो सेल है, सेल में ऑक्सीजन का यूज हो रहा होगा एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए। तो यानी एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स में हो रहा है, इंटरनल रेस्पिरेशन किसी भी अंग में, किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो सेल्स में होगा, किसी एक पर्टिकुलर कोशिका में होगा। तो जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे बनेगा, वो यहाँ पे बनेगा, एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, और प्रोसेस कहाँ से शुरू हो जाएगी, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से। यानी इस प्रकार से ये चलेगा, पहले लंग्स में क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा, फिर अलग अलग अंगों में क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा, फिर उन अंगों की कोशिकाओं में गैसों का आदान प्रदान होगा और वहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो इसी चीज को अगर हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा इजी होगा।
देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम पढ़ेंगे इंटरनल यहाँ पे रेस्पिरेशन के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, ये हमने एक सिंगल एल्वलाई का यहाँ पे डायग्राम बना लिया है। तो एल्वलाई में क्या होगा, यहाँ पे एल्विलाई में क्या होगा, बाहर से जो ऑक्सीजन आएगी और अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, दोनों क्या होगा, दोनों में एक्सचेंज होगा। और यहाँ से इस प्रकार के सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे हमने कहा हमारा यहाँ पे अगर हम बात करें, या फिर सबसे पहले हम हार्ट का डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा हार्ट है, ये हमारा राइट एट्रिया है, और ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट एट्रिया है, और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो प्रोसेस कैसे हो रही है, यहाँ पे ये सीधे कहाँ जा रहा है, लंग्स में ब्लड जाएगा। तो पूरे हमारे शरीर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हार्ट आते हैं, चारों यहाँ पे चैम्बर आते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया है, एट्रिया है, ये हमारा एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, और सेम ये हमारा क्या है, एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है। तो ये लेफ्ट वाला पोर्शन है और ये राइट वाला पोर्शन है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा, वो आएगा यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आता है। लेफ्ट एट्रिया से ब्लड जाएगा, राइट एट्रिया में ब्लड आता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो राइट एट्रिया में आएगा, राइट एट्रिया से वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ चला जा रहा है, अब वो लंग्स में चला जा रहा है। यही प्रोसेस हो रही है, ब्लड आया राइट एट्रिया में, फिर गया राइट वेंट्रिकल में, अब राइट वेंट्रिकल से सीधे कहाँ चला गया है, ये लंग्स से फिर एल्विलाई में जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जब लंग्स से लंग्स में गया तो लंग्स में क्या हुआ, एल्विलाई में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। एल्विलाई ने क्या किया, वो जो ऑक्सीजन थी इस ब्लड को दे दी है, और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले लिया है। अब क्या होगा, जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया है, ऑक्सीजनेटेड हुआ तो कहाँ आएगा, ये आया यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आ गया। कौन सा, कहाँ से आया है, ये आया है लंग से। तो यहाँ पे देखिए, अब जो ब्लड है, ब्लड की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, लेफ्ट एट्रिया में। ये जो ब्लड आ रहा है वो लेफ्ट एट्रिया में यहाँ पे आ गया है। लेफ्ट एट्रिया से कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। देखिए यहाँ से अब लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से ब्लड कहाँ चला गया है, पूरे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में चला गया है। देखिए अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया, ये अलग अलग ऑर्गन में चला गया है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे ये वाला जो एक्सचेंज हो रहा है ये क्या है, एक्सटर्नल यहाँ पे रेस्पिरेशन है। अब अगर हम इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करें तो हमने कहा ये अलग अलग यहाँ पे क्या आ गए हैं, ऑर्गन्स आ गए हैं, अलग अलग यहाँ पे ऑर्गन्स आ गए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन यहाँ पे जा रही है, ऑक्सीजन इन ऑर्गन्स में चली गई है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे चली गई तो यहाँ पे क्या होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा, और CO2 फिर से यहाँ को चली गई है। तो इस प्रकार से पूरी साइकिल चल रही है। अब जब ऑर्गन के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, उसे हम इंटरनल क्या कह रहे हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन कह रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने वही देखा था, सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा था। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक सेल आ गई है, सेल में क्या होगा, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन ने ग्लूकोज के साथ मिलके यहाँ पे क्या किसका, ATP का फॉर्मेशन कर लिया है, प्लस CO2 का फॉर्मेशन कर लिया है। ये हमारे पास क्या आ गया, सेलुलर रेस्पिरेशन आ गया। तीनों प्रकार के रेस्पिरेशन की हमने बात कर ली है, इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया, और सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया। तो डायग्राम आपको आना चाहिए, सिंपली आप इसी प्रकार से बनाएंगे।
चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है डिफाइन द टर्म्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। अब हमें बताना है इंस्पिरेशन का क्या मतलब होता है, एक्सपीरेशन का क्या मतलब होता है। सिंपल सा, इंस्पिरेशन का मतलब है इनहेलेशन, यानी कि जब आप इनहेल कर रहे हो। इनहेल का मतलब है जब आप सांस अंदर ले रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम इंस्पिरेशन कहते हैं। हमने कहा कि जब हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो उसे हम क्या करेंगे, इंस्पिरेशन करेंगे। तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे, आपने पढ़ा द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर इज कॉल्ड अ इंस्पिरेशन, यानी कि जब आप ऑक्सीजन रिच गैस को अपने अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, उसे आप इंस्पिरेशन कहेंगे, या अंतः श्वसन भी हम इसे कहते हैं, या इनहेलेशन भी हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द रिब्स आर पुल्ड upwards and outwards and the diaphragm becomes flat which leads to an increase in the volume of lungs। तो क्या कह रहा है, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, जब हम अंतः श्वसन करते हैं, तो हमारी जो रिब्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वो बाहर की ओर आ जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब आप सांस ले रहे हो तो आपकी रिब्स बाहर को आ जाती हैं, और क्या होता है, जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो लंग्स है उसके वॉल्यूम को बढ़ाया जा रहा है। लंग्स को यहाँ पे जैसे हम बलून को फुलाते हैं, कुछ इसी प्रकार की प्रोसेस होती है कि क्या होगा, जो यहाँ पे रिब्स होंगे, रिब्स क्योंकि कहाँ से, लंग्स से अटैच हो, तो जब रिब्स बाहर को आएंगे तो रिब्स से क्या होगा, फिर हमारे जो लंग्स है वो भी बाहर की ओर खींचेंगे। इसका मतलब जो लंग्स है, लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। अब लंग्स का वॉल्यूम क्यों हम बढ़ा रहे हैं, ताकि उसमें मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है वो आ सके, तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो देखिए क्या चीजें हो रही है, दो चीजें यहाँ पे हो रही हैं। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। एक तो जो हमारी रिब्स है, तो हमारी जो रिब्स हैं वो बाहर की ओर क्या होती हैं, बाहर की ओर पुल होती हैं। दूसरा, हमारा जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है और नीचे की ओर झुक जाता है, यानी कि जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर आएगा और जो रिब्स हैं वो आगे की ओर आते हैं, जिससे कि अब क्या होगा, अब डायफ्राम नीचे क्यों आ रहा है, ताकि जो लंग्स हैं, लंग्स को पूरा वॉल्यूम मिल सके, अपना लंग्स को जगह मिल सके अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, इंस्पिरेशन में क्या चीजें हो रही हैं। नेक्स्ट हमने कहा यहाँ पे एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन यानी एक्सहेलेशन, यानी कि बाहर श्वसन। इसके जस्ट अपोजिट प्रोसेस होगी। अंतर श्वसन में हम सांस को अंदर ले रहे थे, बाहर श्वसन में हम सांस को बाहर छोड़ेंगे, और बाहर क्या छोड़ेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होगी। हमने कहा द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज कॉल्ड एक्सपीरेशन। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, ड्यूरिंग एक्सपीरेशन द रिब्स मूव डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स एंड द डायफ्राम रिलैक्स एंड मूव अपवर्ड्स। देखिए, अब देखिए हमने कहा था जब हम अंतर श्वसन करते हैं तो दो बदलाव आ रहे हैं। जो हमारे रिब्स है वो क्या हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, और क्या हो रहा है, वो बाहर की ओर क्या हो रहे हैं, अपवर्ड्स डायरेक्शन में फूल रहे हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे की ओर हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्रेशन में जो प्रोसेस है वो जस्ट उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे जो रिब्स हैं वो अब नीचे की ओर डाउनवर्ड्स में चले जाएंगे, यानी कि जो रिब्स फूले हुए थे अब रिब्स क्या होंगे, अपनी पोजीशन में वापस आ जाएंगे। सेम वही होगा, जो डायफ्राम नीचे झुका हुआ था वो ऊपर की ओर आ जाएगा, अपनी पोजीशन में वापस आ जा रहा है। दोनों ही प्रोसेस जस्ट उल्टी हो जा रही हैं। नेक्स्ट हमने कहा दिस लीड्स टू डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स। तो क्या हुआ, जब रिब्स बाहर की ओर आए और डायफ्राम नीचे की ओर झुक गया है तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया है, जिसे हम इंस्पिरेशन या अंतः श्वसन कह रहे हैं। अब जब वॉल्यूम बढ़ा तो हमने मैक्सिमम जो हवा थी, जो एयर थी, वो लंग्स में भर ली है। फिर हमने कहा एक्सपिरेशन की प्रोसेस हुई, यानी कि जो रिब्स है वो नॉर्मल अपनी पोजीशन में वापस आ गए हैं। डायफ्राम भी जो पहले झुका हुआ था वो भी ऊपर की ओर अपने पोजीशन में आ गया है। इससे क्या हुआ, जो लंग्स का वॉल्यूम था अब वो कम हो गया है। लंग्स का वॉल्यूम जैसे ही कम हुआ तो लंग्स में जो भी गैस भरी होगी वो बाहर अब आ गई है, जिसे हम एक्सपिरेशन या फिर बाहर श्वसन कह रहे हैं। तो आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा कि इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन या फिर श्वसन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। आप कहेंगे श्वसन के लिए एक तो हमारे यहाँ पे
रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा हमने कहा डायफ्राम रिस्पॉन्सिबल है। देखिए चेंजेस होते रहते हैं, यहाँ पे क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस चलती रहती है। जैसे कि रिब्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस चलेगी, रिलैक्सेशन की प्रोसेस चलेगी। इसी के माध्यम से क्या होगा, हमारे जो लंग्स है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और घटेगा। दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, हमारे डायफ्राम पे भी और हमारे यहाँ पे रिब्स पे भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। देखिए अब मेनली हम पढ़ क्या रहे हैं, हमने कहा श्वसन में सिर्फ ट्रांसपोर्ट हो रहा है गैसेस का, एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। अब हम एक एक करके देखते हैं किस प्रकार से ये ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे ऑक्सीजन की। हमने कहा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड। यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका जो 97% है वो यहाँ पे आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगी। आरबीसी यानी कि हमारी क्या है, ब्लड सेल्स है। ब्लड के बारे में हमने पढ़ा है, 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट। तो यहाँ पे आपको आरबीसी का काम भी पता चल रहा है। एक जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है आरबीसी का वो क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराना हमारी पूरी बॉडी में। अब 97% की यहाँ पे बात आ गई है, जो रिमेनिंग 3% है उसका क्या होता है आप पढ़ेंगे। द रिमेनिंग 3% गेट्स डिजॉल्व इन द प्लाज्मा। जो 3% है वो भी क्या होता है यहाँ पे प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जा रहा है। प्लाज्मा भी क्या है, हमारे ब्लड का ही पार्ट है, यही हमने पढ़ा था। इन शॉर्ट जितनी भी गैसों का आदान प्रदान होगा वो हमारे ब्लड के द्वारा ही होगा। हमने कहा हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी दैट गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर। तो यहाँ पे आरबीसी में क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो हमारे रक्त का, हमारे ब्लड का जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से यहाँ पे है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही है। तो हमने क्या देखा, हमने कहा ऑक्सीजन बाइंड विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में क्या होता है, जब नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसे हम हीमोग्लोबिन कहेंगे। जब हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा, उसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये, इसने कहा कि आरबीसी में एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। और उसी हीमोग्लोबिन के साथ अब ऑक्सीजन बाइंड करेगा और यहाँ पे ट्रैवल करेगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह किसकी मदद से कर रहा है, हीमोग्लोबिन की मदद से कर रहा है। अब हमें ये पता चला था कि आरबीसी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब हमें ये पता चला कि जो हमारे रक्त का जो कलर होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है। सेकेंड, हमें ये बात पता चली कि जो हीमोग्लोबिन है उसी के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है और हमारी बॉडी में ट्रैवल करता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, विच डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H+ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। अभी किसकी बात कर रहे हैं, ये कह रहा है कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि ऑक्सीजन के बाइंड होने की फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करती है। यानी कितना ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड करेगा वो कुछ कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से वो कारक होते हैं, हमने कहा वो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा। वो करेगा पार्शियल, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड कर रहा है, H+ कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अब एक नया शब्द हमारे पास आया है वो है पार्शियल प्रेशर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्शियल प्रेशर की। हमने कहा जो गैसेस का मिक्सचर, जब हम बात करते हैं गैसों की, गैस का मतलब होता है कि उसमें बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होगा। जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत प्रकार की गैसें होती हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे यहाँ पे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, मेनली यही गैसें होती हैं, इसके अलावा और भी गैसें होती हैं। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, गैसों के मिक्सचर में किसी एक पर्टिकुलर गैस की जो कंसंट्रेशन है उसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। यानी कि गैसों के मिक्सचर में यहाँ पे किसी इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होगा उसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर कहेंगे। पीपी से इसे डिनोट कर रहे हैं हम।
pp से हम इसे क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पार्शियल, जैसे कि ऑक्सीजन का अलग पार्शियल प्रेशर होगा, हमने कहा कि गैसों का मिक्सचर है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, या फिर आप साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है, उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। हम कहते हैं गैसों का मिक्सचर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। जैसे कि आप देखोगे जो पार्शियल प्रेशर होगा अलग अलग होता है। जब हम बात करेंगे लंग्स में, तो लंग्स में जो पार्शियल प्रेशर होगा वो ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, लगातार इनहेल करते जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। इसका मतलब है वहाँ पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, अधिक है। अगर हम बात करें यहाँ पे अपनी ऑर्गन्स की जहाँ, या फिर अपनी सेल्स की जहाँ पे क्या हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे किस चीज़ की अधिकता होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की होगी, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का यूज हो रहा है और CO2 प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर वहाँ पे हम बात करें पार्शियल प्रेशर की, हमने कहा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो ये इंडिकेट करता है यहाँ पे कंसंट्रेशन को हम कह सकते हैं। तो हमने कहा किसी भी गैस का हमारी बॉडी में, किसी भी गैस से मतलब क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब है। हमने कहा अगर जो पार्शियल प्रेशर है वो मिनिमम जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 mmg होता है। मिनिमम पार्शियल प्रेशर होगा 40 mmHg। ये है नॉर्मल गैसों के लिए। लेकिन हमने कहा अब हम देखते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है। तो हमने कहा मिनिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए मैक्सिमम तो कितना होगा, 40 होगा, ये हमें पता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है हमारी बॉडी में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में, इसीलिए तो जो मैक्सिमम होगा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जो मैक्सिमम होगा वो होगा 40 mmg। और अगर हम बात करें यहाँ पे मैक्सिमम की, मिनिमम होगा यहाँ पे 40 mmHg, और अगर हम बात करें मैक्सिमम की, तो वो होगा 45 mmHg। देखिए, और अगर हम बात करें मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो यहाँ पे कितना होगा, हमने कहा वो 104 से 95 mmHg। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। देखिए अगर बात की जाए यहाँ पे कि जो मिनिमम पार्शियल प्रेशर होता है, किसका मिनिमम पार्शियल प्रेशर बताया जा रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कितना होना चाहिए, वो होगा 40 mmHg। अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो वो होगा 45 mmHg, यानी 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए फिर टॉक्सिक हो जाता है। अगर हम ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर की बात करें, हमने कहा 104 से 95 mmHg यहाँ पे हो सकता है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये डाटा हमें दिया गया है, आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है। सो क्लास, आज हमने पढ़ा यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी किन किन कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें से हमने एक कारक पढ़ा है वो है पार्शियल प्रेशर। तो अब हमने जान लिया है पार्शियल प्रेशर जो है वो कितना, मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम कितना होता है। तो ये डिपेंड करता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होगा वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से ईजिली बाइंड हो जाएगी, और जहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम होता है ऑक्सीजन का वहाँ पे वो हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं हो सकती है। जैसे कि हमने कहा हमारे जो लंग्स में पार्शियल प्रेशर होगा वो अधिक होगा, तो हीमोग्लोबिन से मैक्सिमम जो ऑक्सीजन बाइंड करेगी वो हमारे लंग्स में करती है। अगर हम बात करें सेल्स में जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, लो होगा, तो वहाँ पे जो हीमोग्लोबिन होगा वो ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाएगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको वो रिवाइज करना है। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।